Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing certain MCQ sessions on Indian history, Indian polity and art and culture for prelims 2021. एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल पास है। 11 सेशंस हम कर चुके हैं, आज 12वां सेशन करते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हैं, शायद इनमें से कुछ हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाएं या इनको डिस्कस करने से, सुनने से शायद हमें एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। अब तक 11 सेशंस आपके लिए बहुत काम आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए 12वां सेशन शुरू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट? उपराष्ट्रपति का ऑफिस इनमें से किस सिचुएशन में खाली हो सकता है? रेजिग्नेशन, या वो अपना इस्तीफा दे दें, या ऑफिस में उनकी डेथ हो जाए, मतलब पद पर रहते हुए डेथ हो जाए, या उनको उनके पद से हटा दिया जाए। रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चेयरमैन बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर्स बाय पासिंग रेजोल्यूशन रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ चेयरमैन, और ही इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ राज्यसभा, या राज्यसभा की मेंबरशिप से वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं। इनमें से किस सिचुएशंस में ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? First is correct. He may resign on his own accord. When he resigns by writing to the president. First is correct. और one may die in office. पद पे रहते हुए डेथ हो जाए। पहले तो बिल्कुल सही है। Removal from the office of chairman by the members of Rajya Sabha. There is no process mentioned in the constitution for the removal of chairman of Rajya Sabha. राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने का कोई प्रोसेस संविधान में मेंशन नहीं है। जब उनको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन के पद से हट जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस तो दे रखा है, लेकिन चेयरमैन को हटाने का प्रोसेस नहीं दे रखा। Whosoever becomes VP automatically becomes chairman of राज्यसभा। So third is not the correct situation for this particular question। और चौथी बात यह है कि he is never member of राज्यसभा। उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कभी राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। इसलिए आंसर इज 1 and 2। Hope you have understood the point. The chairman of Rajya Sabha, VP is ex officio chairman of Rajya Sabha. So राज्यसभा के चेयरमैन का पद तभी खाली होगा जब VP का पद खाली हो जाए। VP को हटाने का प्रोसेस है, चेयरमैन को हटाने का कोई प्रोसेस संविधान में नहीं है, और राज्यसभा के चेयरमैन कभी राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। इसलिए आंसर 1 and 2 है। As per the Constitution, the cabinet advice given to the President is secured from judicial review. As per the Constitution, जो भारत सरकार कैबिनेट राष्ट्रपति को एडवाइस देती है उस पर कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। As per the Constitution, शब्दों पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट, as per the Supreme Court, the court can look into the relevance of material used in the formation of such advice. And as per Supreme Court, what court can look into? Court can look into on what basis the advice has been made. What advice was made? Yes बोला था, no बोला था, वो नहीं, लेकिन किस आधार पे एडवाइस बनाई है उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकता है, ऐसा कोर्ट के अनुसार है। तो पहला सही है। एज पर आर्टिकल 74 क्लॉज 2, द एडवाइस ऑफ कैबिनेट इज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। What advice has been given by the Council of Ministers या कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट इज secured from judicial review। बिल्कुल सही है। कैबिनेट शब्द का मतलब होता है क्लोज्ड। कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है कि कैबिनेट खुद बताएगी। तो सही बात है, कैबिनेट की एडवाइस, कैबिनेट ने क्या एडवाइस दी है राष्ट्रपति को, इसमें कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता। एज पर आर्टिकल 74 क्लॉज 2 बिल्कुल करेक्ट है। बट एज पर वेरियस जजमेंट्स, SR बोम्मई इंक्लूडिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ओके वी कैन नॉट इंक्वायर इनटू वेदर राष्ट्रपति सेड यस और नो टू द वेदर द गवर्नमेंट हैज एडवाइज्ड यस और नो टू द राष्ट्रपति, बट वी कैन गो इनटू द रेलिवेंस ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन फॉर्मिंग द एडवाइस। राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो सरकार ने आधार भेजा है कि इस आधार पे हम राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं और आप प्रोक्लेमेशन साइन कर दीजिए, तो हम ये देख सकते हैं कि वो जो मटेरियल है, does the material have any relevance to the advice of the president, which is either yes or no? To this extent we can go into the judicial review process. Otherwise, what government has said to the Rashtrapati, we cannot go into. So both are correct. As per judgments of Supreme Court, 2 is also correct.
as per the constitution, one is also correct. So both are correct. Next question. In the absence of chairman of Rajya Sabha, a joint sitting is presided by Speaker of Lok Sabha. राज्यसभा के चेयरमैन नहीं हैं और ज्वाइंट सिटिंग होनी है. अगर राज्यसभा के चेयरमैन नहीं हैं तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे, पहला स्टेटमेंट. और इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा द ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज chairman, that is vice president, chairman in the context of parliamentary work, chairman is never part of joint sitting. chairman का joint sitting से कोई मकसद नहीं होता, कोई purpose नहीं होता. So whenever joint sitting is held, it is always headed by speaker. If speaker is not there, then it can be presided by deputy speaker. Or in the absence of speaker, the joint sitting is presided by deputy speaker, not deputy chairman. और deputy speaker भी नहीं है, then deputy chairman of Rajya Sabha can preside over the meeting. So both the statements are wrong. दोनों ही गलत हैं. The impeachment of the president can be initiated in either house of the parliament. राष्ट्रपति को हटाने का काम जिसे impeachment बोला गया है, it can be initiated in either house of parliament. बिल्कुल करेक्ट है. Under Article 61, the resolution for removal of president can be started either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Correct. Second statement, the process of removal of PM can be initiated in either house of parliament. This is not correct because PM can be removed from his position by bringing a no confidence motion against the Council of Ministers or against the PM, and no confidence motion can be brought only in Lok Sabha. So the process of removal of PM through no confidence motion can be started only in Lok Sabha, not in either house. Hence second is not correct, first is correct. दूसरा सही नहीं है, पहला करेक्ट है. Because as per Article 75 Clause 3, the Council of Ministers headed by PM is responsible to Lok Sabha. Hence, if the government is not working properly, the opposition can bring no confidence motion, and no confidence motion can be brought only in Lok Sabha. ये राज्य सभा में नहीं आ सकता है. Art culture से question. Consider the following pairs in the context of medieval age culture. Terms and they are related to what? ये terms हैं and they are related to what? बुरुंजी, बखर एंड तारीख. मेडिवल इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ टर्म्स हैं और टर्म्स से क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आ जाते हैं. और वो किससे संबंधित है? बुरुंजी जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स इन आसाम, बखर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन राजस्थान, तारीख हिस्ट्री इन पर्शियन. सो फर्स्ट इज करेक्ट. जो जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड आसाम में होते हैं उन्हें बुरुंजी कहते हैं. वहाँ जो जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बुरुंजी इन आसाम. बिल्कुल करेक्ट है. बखर मराठी क्रॉनिकल्स होते हैं. बखर आर मराठी क्रॉनिकल्स नॉट इन राजस्थान. ये जो मराठी क्रॉनिकल्स होते हैं उन्हें बखर कहते हैं. सेकंड इज नॉट करेक्ट. तारीख हिस्ट्री को पर्शियन में तारीख कहते हैं. तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड सेकंड इज नॉट करेक्ट. मराठी रिकॉर्ड्स जो होते हैं, मराठी क्रॉनिकल्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं बखर. बुरुंजी आसाम के क्रॉनिकल्स होते हैं और तारीख हिस्ट्री इन पर्शियन होती है. द मौर्यन एंशिएंट इंडिया का और इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो या मॉडर्न हो. मौर्यन पीरियड इज मार्क्ड बाय imposition of multiple taxes and proper system of their assessment and collection. We are talking of the taxation system of Mauryans. The Mauryan period is marked by imposition of multiple taxes and a proper system of their assessment and collection. बिल्कुल सही है. अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है there should be multiple taxes. राजा should take multiple taxes. Taxes multiple होने चाहिए because a full treasury is the symbol of sound health of the empire. भरा हुआ खजाना राज्य की अच्छी सेहत का एक प्रतीक है, इसलिए राजा को मल्टीपल टैक्सेस लेने चाहिए. और इसके लिए मौर्यंस ने बाकायदा एक असेसमेंट का सिस्टम और कलेक्शन का सिस्टम बनाया था. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते थे. असेसमेंट का डिपार्टमेंट है, कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, अकाउंटेंट जनरल का डिपार्टमेंट भी हुआ करता था. तो पहला सही है. और यह भी सही है कि टैक्सेस वर कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड काइंड. दोनों सही हैं. टैक्सेस वर कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड काइंड. ये आप NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लीजिए. बोथ आर करेक्ट.
कंसिडर द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय इंडियन रूलर्स, बुक्स एंड लैंग्वेजेस। ये बुक्स हैं और ये उनकी लैंग्वेजेस हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय इंडियन रूलर्स। मार्ट विलास प्रहसन तमिल में है, अमुक्त माल्यद तेलुगु में है, कविराज मार्ग संस्कृत में है। इनमें से कौन सी किताब किस भाषा में है? मार्ट विलास प्रहसन संस्कृत में लिखी थी महेंद्र वर्मन वन, पल्लव डायनेस्टी का पहला इंपॉर्टेंट किंग महेंद्र वर्मन वन जो हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी था। ही रोट मार्ट विलास प्रहसन इवन दो पल्लव किंग्स रूल्ड ओवर तमिलनाडु, बट देयर लैंग्वेज वॉज, you can say, Sanskrit. So it was not in Tamil, it was in Sanskrit. Mart Vilas Prasan, or the story of a drunkard. So it was written in Sanskrit. Amukt Malyad written by Krishan Dev Rai, king of Vijayanagar Empire. It was in Telugu. It was in Telugu. ये तेलुगु में हुआ करती थी अमुक्त माल्यद, ये सही है। कविराज मार्ग was written by अमोघ वर्ष, a king of Rashtraकूट dynasty who ruled in the, you can say, mid 9th century. राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा अमोघ वर्ष, बट इट वॉज रिटन इन कन्नड़। ये कन्नड़ में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी नहीं गई थी। हेंस सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट, विच आर करेक्टली मैच्ड, ओनली सेकंड इज करेक्टली मैच्ड। With reference to the Cholas of Tanjavur, consider the following terms related to. These are the terms and these are related to what? Tankurram, Pattinam, Varyam। ये चोलाज ऑफ तंजावुर जो 10th से 12th सेंचुरी में रूल करते रहे तमिलनाडु में, उनके बारे में कुछ उनके सिस्टम से संबंधित कुछ टर्म्स हैं और उनके मीनिंग क्या है। तनकुर्रम वाटर बॉडी या पॉन्ड होता है। नो, इट वॉज अ लार्ज टाउनशिप। जो लार्ज टाउनशिप होती थी उसे तनकुर्रम कहते थे या तन्यूर भी कहते थे। पट्टिनम पोर्ट टाउन्स, जो पोर्ट टाउन्स होते थे, कोस्टल टाउन्स होते थे, उन्हें पट्टिनम कहते थे, बिल्कुल सही है। वरियम कमेटीज होती थी, जो विलेज की कमेटीज होती थी उन्हें वरियम कहते थे, लार्ज लैंड ग्रांट नहीं होती थी। इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्टली मैच्ड। तो सेकंड इज करेक्टली मैच्ड। वरियम विलेज कमेटी को वरियम कहते थे और तनकुर्रम लार्ज टाउनशिप को कहते थे तनकुर्रम, और पट्टिनम पोर्ट टाउन्स होते थे। For the purposes of administration, the empire was divided into convenient areas with lower subdivisions in the Chola Empire. The division is in descending order being Valnadu or Mandalam, then Nadu and Kurram. Large townships formed a separate Kurram by the themselves being known as Tanur or Tankurram. जो बड़े गांव या लार्ज टाउनशिप हो जाती थी उन्हें तनकुर्रम कहते थे। Modern India, खेड़ा सत्याग्रह was launched by peasants who suffered from poor harvest and rising prices of basic commodities during 1917-18. गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। It was started by peasants who were suffering from poor harvest. अकाल के हालात थे और बुरे हालात थे, ऐसे में वहाँ पर प्राइस भी राइज हो रही थी वर्ल्ड वॉर की वजह से और हार्वेस्ट भी पुअर हुई थी, तो उन्होंने शुरू किया था, बिल्कुल सही है। द इनिशिएटिव फॉर सत्याग्रह एट खेड़ा वॉज टेकन बाई गांधी जी, ये गलत है। इट वॉज टेकन बाई अ लोकल लीडर मोहनलाल पांड्या। खेड़ा सत्याग्रह को शुरू करने वाला मोहनलाल पांड्या था, बाकी उसे चलाया वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी ऑल्सो सपोर्टेड एट द लेटर स्टेज। तो खेड़ा सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाई पीजेंट्स बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस, बिल्कुल सही है। और इनिशिएटिव इसका मोहनलाल पांड्या ने लिया था, वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे हैं, गांधी जी सपोर्ट में बाद में आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट एट बारदोली गुजरात इन 1922। 1922 में गुजरात के बारदोली में CWC मिलती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, बिल्कुल सही है। इट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट हैड बीन इंक्रीज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन गुजरात बियॉन्ड लीगल लिमिट्स। और CWC इसलिए मिली है 1922 में क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लैंड रेवेन्यू बहुत बुरी तरीके से बढ़ा दिया है, उसके रिडक्शन के लिए मीटिंग चल रही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। बारदोली में जो मीटिंग हुई थी 1922 में, वो हुई थी इसलिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहाँ से वापस लिया गया था। एक नो रेवेन्यू कैंपेन टाइप चल रहा था वहाँ पर, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब कांग्रेस बहुत से नेताओं को बंद कर दिया गया था, तो लास्ट में कांग्रेस ने बोला था कि हम नो रेवेन्यू कैंपेन एक्सपेरिमेंटली बारदोली में करेंगे, सक्सेसफुल हो गए तो पूरे भारत में करेंगे।
तो वो चल रहा था। और जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि चौरी चौरा में वायलेंस हो गई थी और इस मीटिंग में कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। इसको बारदोली रेजोल्यूशन भी कह देते हैं। ये इसलिए नहीं हुई थी कि रिडक्शन करिए लैंड रेवेन्यू में, वो फिर बारदोली सत्याग्रह है जो 1928 में होगा वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908, मुंडा रिबेलियन हुई है 1900 तक। आते आते बिरसा मुंडा हैड बीन एग्जीक्यूटेड, जो लीडर हुआ करते थे वहाँ के। उसके बाद फिर सरकार ने वहाँ पर सर्वे किया है, सेटलमेंट किया है और 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास कर दिया है। जो वहाँ ट्राइबल्स की ग्रीवांसेस होती थी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अनुसार इट प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन टू राइट्स ऑफ जॉइंट ओनरशिप टू लैंड ऑफ लैंड्स। जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड कर सकती है एज पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, बिल्कुल सही है। और जो फोर्स लेबर हुआ करती थी, बेत बेकारी होती थी, वो भी बंद कर दी गई थी। तो ट्राइबल्स का बेनिफिट हुआ था, एक तो वो जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड कर सकते हैं और उन पर फोर्स लेबर का काम अब नहीं कराया जाएगा। दोनों ही सही हैं जहाँ तक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हो गया था आफ्टर मुंडा रिबेलियन वॉज ओवर। तो बोथ आर करेक्ट। After suppression of rebellion, survey and settlement took place from 1902 to 1910. Chota Nagpur Tenancy Act, however, did provide belated recognition of Khunt-Katti, that is joint ownership of land and rights, and banned Beth Bekar, forced labor. Chota Nagpur tribals won a degree of legal protection for their land rights. सुमित सरकार है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। पेज नंबर 41, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ये क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। Who among the following was not associated with the formation of यूपी किसान सभा in फरवरी 1918? यूपी में जो तालुकेदार वगैरह हुआ करते थे उन्होंने हालत काफ़ी ख़राब कर रखे थे। उसके बाद वो पीजेंट्स रिबेलियन वगैरह में उठने लगे थे और वर्ल्ड वॉर का ये समय था। उस समय और भी हालात बिगड़ गए थे। ऐसे में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा ने बनाई है यूपी किसान सभा, सपोर्टेड बाय मदन मोहन मालवीय। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट पार्ट ऑफ यूपी किसान सभा विच वॉज फॉर्म्ड इन 1918 बाय द पीजेंट्स ऑफ यूपी। लेकिन जब 1921-22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होगा, तब यूपी किसान सभा वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो फेवर में नहीं थी। तो फिर बन जाती है अवध किसान सभा, वो बनती है अवध किसान सभा विच सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें जवाहरलाल नेहरू वॉज एक्टिव। अवध किसान सभा जो 1920 में बनती है, इसमें जवाहरलाल नेहरू वॉज एक्टिव बिकॉज यूपी किसान सभा फॉर्म्ड अर्लियर वॉज नॉट सपोर्टिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो in this particular body Nehru was not active. Later on to support non cooperation अवध किसान सभा बन जाती है, इसमें नेहरू was active. The withdrawal of non-cooperation movement 1922 led to the immediate end of all associated peasant revolts. जब चौरी चौरा कांड के बाद बारदोली से फैसला लिया गया और नॉन कॉपरेशन को वापस ले लिया जाता है, तो उसके संबंधित जितने भी पीजेंट मूवमेंट के सब बंद हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है। कुछ पीजेंट मूवमेंट चलते रहे थे उसके बाद भी। ए फ्यू पीजेंट रिवोल्ट्स रोज अराउंड दैट टाइम वर अंडर ऑफिशियल प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस समय कुछ नॉन कॉपरेशन के समय कुछ पैरेलल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, पीरियड मूवमेंट स्टार्ट हुए थे और वो नॉन कॉपरेशन का पार्ट थे, ऐसा नहीं था। वो सेपरेटली स्टार्ट हुए थे और नॉन कॉपरेशन बंद होने के बाद भी वो चलते रहे थे। रंपा रिबेलियन हुई थी आंध्र प्रदेश में 1922 से 1924। ऐसे ही भील मूवमेंट हुआ है, वो भी उन दिनों हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। मतलब ये कि नॉन कॉपरेशन वापस होने का मतलब ये नहीं है कि जो पीरियड मूवमेंट उससे संबंधित थे वो भी बंद हो गए थे, वो चल रहे थे। और कुछ और मूवमेंट स्टार्ट हुए थे जो एनसीएम से संबंधित नहीं थे, वो कैरी ऑन कर रहे थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। देवर जो सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे वो एनसीएम का पार्ट थे, ये स्टेटमेंट भी गलत है। Rampa rebellion, Bhil movement and some more continued even after NCM. These were launched separately and were not part of NCM. Sumi Sarkar, page number 209. Very, very important questions. The Santhal rebellion 1855-56 was started mainly against the government. जो संथल rebellion हुई थी, it was started mainly against the
गवर्नमेंट। पहला स्टेटमेंट, द रिबेलियन फाइनली लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथल परगना। संथल रिबेलियन डिड नॉट स्टार्ट मेनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। संथल रिबेलियन बेसिकली उनके खिलाफ स्टार्ट हुई थी जो बाहर से आ गए थे, जो मनी लेंडर्स थे, जो ठेकेदार वगैरह हैं, जो ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, बेसिकली उनके खिलाफ शुरू हुई थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मनी लेंडर्स का, साहूकारों का, ठेकेदारों का साथ देना शुरू कर दिया तो फिर वो गवर्नमेंट के खिलाफ होने लगे थे। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है कि मेनली वो गवर्नमेंट के खिलाफ थे, नहीं, पहले वो उनके खिलाफ थे जो आउटसाइडर्स थे, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। लेकिन सरकार ने फिर आउटसाइडर्स का साथ देना शुरू कर दिया तो फिर वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। रिबेलियन फाइनली लेड टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथल परगना, ये सही है। संथल रिबेलियन सप्रेस हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट संथल परगना बना देती है। 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। द संथल्स ग्राउज वॉज अगेंस्ट द सिविलाइज्ड पीपल फ्रॉम बंगाल एंड अपर इंडिया, बट दे टर्न्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. They turned against the government when they found that instead of remedying their grievances, the government officials not only protected the oppressors but participated in their economic oppression. Finally, suppress हो जाती है. British force under Major Burrows suffered a humiliating defeat. However, in February 1983, the rebel leaders were arrested and the rebellion was suppressed with great brutality. The government tried a pacification by creation of a separate district of Santhal Pargana. The Punjab Land Alienation Act 1900 was passed as an experimental measure to be extended to the rest of the country if it worked successfully in Punjab. ये जितने भी क्वेश्चंस आज के एग्जाम हिस्ट्री वाले हैं, ये रेवेन्यू से संबंधित, इकोनॉमिक इम्पैक्ट से संबंधित ज़्यादा हैं और ऐसे एग्जाम में खूब आ रहे हैं। 1900 में कर्जन के समय पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट पास हुआ है और इट वॉज पास्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल मेजर टू बी एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इफ सक्सेसफुली इन पंजाब। पंजाब में एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट हुआ था, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरे भारत में लागू करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज पर दिस एक्ट, ये जो एक्ट पास हुआ है, एज पर दिस एक्ट द मनी लेंडर कुड टेक ओवर द लैंड ऑफ द कल्टिवेटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन डेट पेमेंट ओनली विद द हेल्प ऑफ अ कोर्ट डिग्री। अगर जो जिसने पैसा उधार लिया है मनी लेंडर से, अगर वो पैसा नहीं चुका पाता है तो मनी लेंडर कोर्ट जाकर उस व्यक्ति की ज़मीन ले सकता है अपने पैसे के बदले। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। द पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900, कुछ किताबों में 1901 भी लिखा हुआ है, was passed as an experimental measure to be extended to the rest of the country if it works successfully in Punjab। बिल्कुल सही है। The act divided the Punjab population under 3 heads: agricultural class, the statutory agriculturist, मतलब वो जो सीधे एग्रीकल्चर नहीं करते हैं बट इंटरेस्ट रखते हैं उसमें, और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द मनी लेंडर्स। 3 तरीके के हैं। Restrictions were imposed on the sale and mortgage of the land from the first category to the other 2 categories, though members of the second and third category could sell or mortgage land as they wished. एस B.L. ग्रोवर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चरल क्लास है उसकी लैंड सेकंड और थर्ड क्लास के पास नहीं जा सकती है एज पर दिस पर्टिकुलर दिस। डेट पेमेंट दे पाए, लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुड नॉट स्प्रेड टू अदर रीजन्स एक्सेप्ट नॉर्थ इंडिया बिकॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 नॉर्थ तक सीमित रहा और नॉर्थ तक सीमित रहा, ईस्ट या साउथ या वेस्ट में नहीं पहुंच पाया। क्यों? द लोकल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कुड रिजॉल्व द ग्रीवांसेस ऑफ द मासेस टू सम एक्सटेंट। नॉर्थ तक सीमित रहा क्योंकि नॉर्थ के ग्रीवांसेस रिड्रेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन और एरियाज में लोकल जो गवर्नर्स थे उन्होंने ग्रीवांसेस को रिड्रेस कर दिया था, ये कारण था। या मद्रास एंड बॉम्बे वर अंडर रैयतवाड़ी सेटलमेंट विच वॉज नॉट एज ऑपरेसिव एज अदर सिस्टम। मद्रास और बॉम्बे में रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट के मुकाबले उतना ऑपरेसिव नहीं था क्योंकि वहाँ सरकार सीधे किसानों से पैसा लेती थी और यहाँ पर जमींदारों से लिया जाता था। सप्रेशन ऑफ सिविल रिबेलियंस बाय द ब्रिटिश अर्लियर रिजल्टेड इन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूलर्स, फ्यूडल लीडर्स और जमींदार्स टू लीड एनी सच रिवोल्ट। सी इज द आंसर। क्योंकि रिवोल्ट से पहले वहाँ जो सिविल रिबेलियंस हुई थी या फ्यूडल लॉर्ड्स की रिबेलियंस हुई थी वो पहले ही सप्रेस हो चुकी थी, इसलिए जब रिवोल्ट होता है तो वहाँ लीडर्स बचे ही नहीं थे जो रिवोल्ट को वहाँ पर लीड कर पाते।
रिवोल्ट से काफ़ी पहले बहुत सारी रिबेलियंस वहाँ पर हुई थी, छोटे छोटे राजाओं ने या फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह ने रिबेलियंस की थी जिनको गवर्नमेंट पहले ही सप्रेस कर चुकी थी, इसलिए वहाँ पर रिवोल्ट को लीड करने वाला कोई था ही नहीं। यही वजह थी कि रिवोल्ट साउथ इंडिया में डेवलप नहीं हो पाया या वेस्ट इंडिया में डेवलप नहीं हो पाया। सी इज द करेक्ट। The suppression of civil rebellions was a major reason why the revolt of 1857 did not spread to the South India and most of Eastern and Western India. It is from Bipin Chandra, book of Bipin Chandra. Consider the following statements about tribal revolts in 19th century. 19th century में tribal revolts हैं, उनके बारे में है. These revolts were directed against all outsiders who were not non-tribals. जितने tribal revolts हुए थे, these were अगेंस्ट ऑल दोज पीपल हु वर नॉट पार्ट ऑफ ट्राइबल स्टॉक। जितने भी लोग नॉन ट्राइबल हैं उनके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ है, पहला स्टेटमेंट। दीज रिवोल्ट्स वर ऑफन स्पॉन्टेनियस इन कैरेक्टर, और ये रिवोल्ट अचानक शुरू हो जाते थे, स्पॉन्टेनियस थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। वो नॉन ट्राइबल्स जो ट्राइबल्स नहीं हैं लेकिन ट्राइबल्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं करते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि वो सारे आउटसाइडर्स के खिलाफ थे। वो उन आउटसाइडर्स के खिलाफ थे जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जो उनके साथ उन जैसा काम कर रहे हैं, भले ही वो ट्राइबल्स ना हो, उनके खिलाफ नहीं थे। और ये सही है कि वो अचानक हमला करते थे, दे वर स्पॉन्टेनियस इन कैरेक्टर। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। At the same time, not all outsiders were attacked as enemies. Often there was no violence against the non-tribal poor who worked in tribal villages in supportive economic roles or who had social relations with the tribes such as Telis, Gwalas, Lohars, carpenters, potters, weavers, washermen, etc. And this often took the form of spontaneous attacks on outsiders. बाकियों पे वो अचानक हमला कर दिया करते थे। बिपिन चंद्रा, पेज 36। Consider the following statements about peasant movements. Peasant movements जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुए हैं उनके बारे में है। 19th century peasant movements remained outside the anti-imperial struggle. जो 19th century में peasant movements हुए हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल या एंटी इंपीरियल स्ट्रगल का पार्ट नहीं बन पाए थे, वो अपनी लोकल ग्रीवांसेस को ही लड़ते रहे, पहला स्टेटमेंट। लेकिन 20th century की जो peasant movements हैं they became integral part of anti-imperial struggle, that is freedom struggle. Both the statements are correct. जो इनिशियल 19th सेंचुरी में पीजेंट स्ट्रगल्स, पीजेंट मूवमेंट वगैरह हुए थे वो एंटी इंपीरियल स्ट्रगल का पार्ट नहीं बन पाए थे, वो अपने लोकल ग्रीवांसेस तक सीमित थे। लेकिन जो 20th सेंचुरी में पीजेंट मूवमेंट हुए हैं ये सब अपनी लोकल ग्रीवांसेस के साथ साथ दे बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए मेजर weakness of 19th century peasant movement was the lack of adequate understanding of colonialism, of colonial economic structure and the colonial state and of the social framework of the movement themselves. Nor did the 19th century peasants possess a new ideology and a new social, economic, political program based on analysis of the newly constituted colonial society. Their struggles, however militant, occurred within the framework of societal order. तो वो एंटी इंपीरियल सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या है वो जान ही नहीं रहे हैं, अपना टिपिकल जो पुराना ऑर्डर है उसी में चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज वीकनेसेस वर ओवरकम इन द 20th century when the peasants' discontent was merged with the general anti-imperialist discontent and their political activity became part of wider anti-imperial movement. Bipin Chandra, page 46-47. So these were certain questions related to these questions are related to what? They are related to important topics of some British economic impact, or you can say economics of medieval ancient India and certain questions of polity. Hope you enjoyed these questions. These are very very important questions. Revise करिए and please like कीजिए, share कीजिए और इसको subscribe कीजिए. Thank you very much.